Hello students, in today's lecture we discuss about that few part of the alimentary canal. हमने अपने पुराने लेक्चर्स में ओरल कैविटी के बारे में पढ़ा था। ओरल कैविटी में हमने टिथ को देख लिया था। ओरल कैविटी के अंदर हमने टंग को देख लिया था। तो यदि हम ओरल कैविटी को देखते हैं तो आप क्या देखेंगे, ऊपर की साइड में है पैलेट, आगे की साइड में हार्ड पैलेट है, पीछे की साइड में सॉफ्ट पैलेट है। ठीक, उसके बाद बकल कैविटी की जो लाइनिंग है वो कौन बना रहा है? टीथ बना रहा है। बकल कैविटी का जो फ्लोर है वो कौन बना रहा है? टंग बना रहा है। ठीक है, बकल कैविटी से फूड मटेरियल जो हमारा जाता है, तो हम बात कर रहे थे स्टूडेंट्स एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। तो एलिमेंट्री कैनाल में हमने बक्कल कैविटी को तो पढ़ लिया। अब बक्कल कैविटी के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है दैट इज फेरिंग्स। वो स्ट्रक्चर कौन सा है हमारा? फेरिंग्स। तो बकल कैविटी के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो कौन सा है? फेरिंग्स। देखिए किस तरह का होता है स्टूडेंट्स। अब जैसे ये हमारा माउथ, अब माउथ से एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट हुआ। माउथ से हमारा एलिमेंट्री कैनाल कहां जाएगा? माउथ से एलिमेंट्री कैनाल जाएगा फेरिंग्स, फेरिंग्स से इसोफेगस, और वहां से ये पहुंचेगा कहां पर? स्टमक में। और ये कुछ इस तरह का डायग्राम है। तो ये सबसे ऊपर आपको टॉप पे दिख रहा है बक्कल कैविटी। क्या दिख रहा है आपको? बक्कल कैविटी। आई थिंक इट इज नॉट क्लियर फॉर मोबाइल, तो मैं यहां लिख देता हूं। ये बक्कल कैविटी, और इसके ऊपर की साइड में ये देखिए नोज से एक ट्यूब निकलती है, और तो आप क्या देख रहे हैं? ये ओरल कैविटी के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो आ रहा है, ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा फेरिंग्स। फेरिंग्स में क्या हो रहा है? फेरिंग्स में देखो स्टूडेंट, हो ये रहा है कि हमारा फूड पाइप मतलब एलिमेंट्री कैनाल और हमारा विंड पाइप नोज से लेकर लंग्स तक जो रास्ता गया है, इनका आपस में क्या हो रहा है? क्रॉसिंग हो रहा है। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है? क्रॉसिंग हो रहा है। तो फेरिंग्स के रिगार्डिंग मैं ये बोल सकता हूं
फेरिंग्स में क्या बोल सकता हूं, इट इज common passes for food and air. ये एक्चुअली क्या है, दीज आर द कॉमन passes for food and air. एयर मतलब ब्रीदिंग. तो फेरिंग्स वो जगह है जहां पर फूड और विंड दोनों का क्या होता है, यहां पर क्रॉसिंग होता है. तो स्टूडेंट्स देखिए, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फेरिंग्स. ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, वो स्ट्रक्चर कौन सा आता है, फेरिंग्स आता है. तो वी नो डैट इट इज अ कॉमन पासेज फॉर ब्रीदिंग और फूड मटेरियल दोनों के लिए. तो इट इज कॉमन पासेज फॉर फूड एंड एयर. या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि हम ब्रीथ करते हैं तो एयर का पाथवे क्या है, नोज से लेकर लंग्स तक. और हम जब भी खाना खाते हैं तो हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल का पाथवे क्या है, ये माउथ से फूड मटेरियल कहां जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा. तो इन दो पाइप का मतलब कि विंड पाइप और जो फूड पाइप है, इसका जो क्रॉसिंग हो रहा है, उस क्रॉसिंग को हम फेरिंग्स के नाम से जानते हैं. तो वी नो दैट द बक्कल कैविटी लीड इनटू द फेरिंग्स. It is a common passage for the food and air. The length of the pharynx approximate 12 to 14 centimeter something. तो इसका जो लेंथ होता है वो 12.5 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर समथिंग होता है. और ओरल कैविटी से फेरिंग्स में फूड मटेरियल का जाना, इट इज अ वॉलेंट्री एक्टिविटी. मतलब हमारी इच्छा से ओरल कैविटी से फूड मटेरियल फेरिंग्स में जाएगा. ठीक है. और फेरिंग्स में जरा देखिए, फेरिंग्स को मैंने क्या बोला है, इट इज क्रॉसिंग बिटवीन द विंड पाइप और हमारा कौन सा, फूड पाइप. तो एक तो है स्टूडेंट हमारा विंड पाइप. विंड पाइप में इधर क्या है, इधर है नोज. अब नोज से जो है एयर किधर जाना है, नोज से एयर जाएगा किधर, ये एयर जाएगा किधर, टुवर्ड द लंग्स जाएगा. तो ये तो हो गया हमारा विंड पाइप. और दूसरा है हमारा फूड पाइप. इसमें बक्कल कैविटी से फूड मटेरियल किधर जाएगा, टुवर्ड द इसोफेगस जाएगा फूड मटेरियल. अब इनका जो क्रॉसिंग वाला पॉइंट है, इसे हम बोलते हैं फेरिंग्स. अब फेरिंग्स में देखिए, फेरिंग्स में का वो रीजन जो टुवर्ड द नोज है. अब देखिए ये पूरा क्रॉसिंग फेरिंग्स है. इसका जो नोज की तरफ वाला जो पोर्शन है, इसे हम बोलते हैं नासोफेरिंग्स. इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, नासोफेरिंग्स के नाम से जानते हैं. उसी तरह से हमारा जो पोर्शन ओरल कैविटी की साइड में होता है, इसे हम बोलते हैं ओरोफेरिंग्स. इसे हम ओरोफेरिंग्स के नाम से जानते हैं. अच्छा, बक्कल कैविटी का वो पोर्शन जो
सॉरी, फेरिंग्स का वो पोर्शन जो टूवर्ड द ईसोफेगस होता है उसे हम बोलते हैं गुलेट के नाम से जानते हैं। और फेरिंग्स का वो पोर्शन जो हमारा किधर होता है, टूवर्ड द लंग्स होता है, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे ग्लॉटिस। इसे हम क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस। अब ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कार्टिलेज का बना होता है और इसे हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। इसे हम किस नाम से जानते हैं, एपिग्लॉटिस के नाम से जानते हैं। अब बेसिकली देखो यहां पर कुछ इस तरह से समझिए, जैसे फेरिंग्स एक चौक की तरह, जैसे एक चौक होता है ना जिसमें चार रास्ते आगे अटैच होते हैं, उसे हम चौक बोलते हैं ना। तो उस चौक की तरह या चौराहे की तरह जिसमें चार रास्ते आके एक जगह पे मिल रहे हैं। अब मान लीजिए एक ये रास्ता है, ये रास्ता किधर जा रहा है, लंग्स के लिए जा रहा है, और इसके ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, इसे हम बोल रहे हैं एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस जनरली ओपन रहता है, हम ब्रीथ करते हैं तो ये ओपन होता है, पर जब हम खाने को निगलते हैं एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग ऑफ फूड मटेरियल, ये स्ट्रक्चर क्या करेगा, जब खाना इसमें से निकलेगा, जब खाना इधर से इधर जाएगा तो ये ढक्कन बंद हो जाएगा। मतलब जो विंड पाइप को जो नीचे की साइड में जो रास्ता गया है वो रास्ता क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। कौन, ग्लॉटिस को एपिग्लॉटिस बंद कर लेगा। तो फूड मटेरियल जो है वो आपके विंड पाइप में नहीं जाएगा, जो लंग्स की तरफ जो रास्ता गया है उधर फूड मटेरियल नहीं जाएगा। तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, समझ में आया आपको। इसमें हम क्या बोले, हमने ये बोला यहाँ पर कि देखिए ये हमारा ग्लॉटिस है, लंग की तरफ जो पाइप गया है उसकी ओपनिंग को हमने क्या बोला है, उसके ओपनिंग को हमने बोला है ग्लॉटिस। और ग्लॉटिस के ऊपर एक ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर है, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला, एपिग्लॉटिस। और एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग क्या करे होगा कि ये एपिग्लॉटिस बंद हो जाएगा और फूड मटेरियल हमारा किधर चला जाएगा, ईसोफेगस में चला जाएगा। तो देखिए जब हम सॉल्विंग करते हैं उस समय हमारा ब्रीथ स्टॉप हो जाता है, हमारा जो श्वास लेने का जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाता है। आपने ऐसा कई बार महसूस किया होगा, याद कीजिए क्रिकेट खेलने के लिए आप जाते होंगे ना, या फुटबॉल खेलने के लिए आप जाते होंगे, तो प्यास लगती होगी, उस समय आप नल के पास जाकर ऐसे पानी पीते होंगे ना। तो उसमें पानी पीते पीते जब पानी पी रहे हो, कंटिन्यूस पानी जो है आपका फूड पाइप में जा रहा है, तो उस समय रेस्पिरेशन ब्लॉक हो जाता है ना। तो थोड़ी देर बाद रुक रुक के आप इस तरह से ब्रीथ करते, फिर उसको फिर वापस पानी पीना चालू कर देते, ऐसा करते ना। क्यों, क्योंकि जब तक आप पानी पियोगे तब तक आपका ब्रीथ क्या होगा, स्टॉप रहेगा। ओके, इट बिकम क्लियर। तो ये फेरिंग्स समझ में आया। फेरिंग्स का फंक्शन क्या है, फेरिंग्स प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड मटेरियल टूवर्ड द विंड पाइप। फेरिंग्स प्रिवेंट the entry of food material toward windpipe. फेरिंग्स विंड में फूड मटेरियल को जाने से रोकता है, यह फेरिंग्स का फंक्शन है। ठीक है, फेरिंग्स क्लियर हो गया। और फेरिंग्स के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आएगा वो आएगा हमारा ईसोफेगस। तो अब हम बात करेंगे ईसोफेगस के बारे में। ठीक,
तो ये तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ ईसोफेगस, सॉरी नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, डेट इज ईसोफेगस। वो साइलेंस है तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, ईसोफेगस। ठीक है, अब ये ईसोफेगस इज नोन एज द फूड पाइप। इस ईसोफेगस को हम फूड पाइप के नाम से जानते हैं, और इसका जो अप्रोक्सीमेट जो लेंथ होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर, बट ये एवरेज लेंथ है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन चलता है। सपोज डेट कोई बहुत लंबा आदमी है उसमें 25 सेंटीमीटर है तो ईसोफेगस नहीं होगा, उसमें ज्यादा होगा। कोई मान लीजिए बहुत ही ठिगना है, कोई बहुत ज्यादा जो है मिगेट है, तो उसमें हम क्या देखेंगे, उसमें हम देखेंगे कि उसका जो ईसोफेगस है वो छोटा होगा। ठीक है, तो ईसोफेगस से क्या हो रहा है कि फूड जो हो रहा है वो स्टमक तक जा रहा है, तो इसलिए इस ईसोफेगस को हम क्या बात बोलते हैं, इसे हम फूड पाइप के नाम से जानते हैं ईसोफेगस को। अब ईसोफेगस जो होता है वो कहां से स्टार्ट होता है, तो देखो फारिंग्स तो यहां पर है, तो ईसोफेगस की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है नेक रीजन से। तो ईसोफेगस आपका, जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी है, अभी हमारी बॉडी का जो नेक रीजन है, तो ईसोफेगस का जो स्टार्टिंग है, जरा समझिए हमारी बॉडी को, जरा समझो। ये जो हमारा जो बॉडी दिख रहा है आपको, तो यहां पर दो रीजन है। एक्चुअली क्या है कि यहां पर एक स्ट्रक्चर, एक पार्टीशन है, इस पार्टीशन को हम बोलते हैं डायफ्राम। इस पार्टीशन को हम किस नाम से जानते हैं, डायफ्राम के नाम से जानते हैं। तो डायफ्राम जो है ये क्या करता है कि हमारे इस ट्रंक रीजन को दो पार्ट में डिवाइडेड करता है। तो डायफ्राम के जो ऊपर वाला जो रीजन होता है इसे हम बोलते हैं थोरैसिक रीजन। ये ऊपर वाले रीजन को हम बोलेंगे थोरैसिक रीजन, और इसके नीचे वाले पोर्शन को हम बोलेंगे एब्डोमिनल रीजन। कौन सा रीजन बोलेंगे इसके नीचे वाले रीजन को, हम एब्डोमिनल रीजन के नाम से हम बोलते हैं। अब देखो ये पार्टीशन बड़ा महत्वपूर्ण है, ये मैमल्स में ही देखने को मिलता है पार्टीशन। जैसे मान लीजिए किसी फंक्शन में आपने देखा होगा कि कई फंक्शन में कि एक पार्टीशन है, एक साइड में वीआईपी लोग बैठे हुए हैं, उनका नाश्ता पानी चल रहा है, और दूसरी साइड में हमारे ऑर्डिनरी पर्सन का नाश्ता पानी चल रहा है। ऐसा किसी फंक्शन में देखा होगा आपने। हमारी बॉडी में भी यही है, हमारे इस पार्टीशन के ऊपर वीआईपी ऑर्गन है, थोरैसिक रीजन में वीआईपी ऑर्गन है। थोरैसिक रीजन का सिक्योरिटी बहुत टाइट है, रिब्स का नेटवर्क है जो हमारे इसको क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो यहां पर देखो वीआईपी ऑर्गन देखने को मिलेंगे, जैसे हार्ट देखने को मिलेगा, लंग्स देखने को मिलेंगे। तो वीआईपी ऑर्गन थोरैसिक रीजन में, और हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन जो है और अदर स्ट्रक्चर्स ये जो है आपको कहां देखने को मिलेंगे, एब्डोमिनल रीजन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हमारा जो ईसोफेगस होता है यह नेक रीजन से चालू होता है और डायफ्राम को क्रॉस करके ये उसके नीचे तक जाता है। ठीक है ना, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि डायफ्राम एक्सटेंड फ्रॉम नेक रीजन टू थोरैसिक रीजन। ये ईसोफेगस कहां तक फैला रहता है, ईसोफेगस नेक से स्टार्ट होगा, पूरे के पूरे थोरैसिक रीजन को क्रॉस करके एब्डोमिनल रीजन में पहुंचेगा, और एब्डोमिनल रीजन में हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है। तो ये कहां पहुंचेगा, ये हमारे स्टमक पे जाकर अटैच होगा। इट बिकम क्लियर। तो हमने क्या बोला
हमने बोला कि ईसोफेगस को हम फूड पाइप के नाम से जानते हैं और इसका लेंथ तकरीबन 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये करता क्या है, ये फूड मटेरियल को जो है कहां ट्रांसफर करता है, स्टमक में ट्रांसफर करता है। और एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म होती है जिसके थ्रू जो है ये फूड मटेरियल को ट्रांसफर करता है। कौन सी मैकेनिज्म होती है, एक मसल्स का एक मूवमेंट होता है जिसे हम पेरिस्टाल्सिस के नाम से जानते हैं। पेरिस्टाल्सिस क्या है, देखो हमारी मसल्स, जैसे मान लो हमारे एलिमेंट्री कैनाल है ये, तो इसमें मसल्स कुछ इस तरह से मूवमेंट करेगा। जैसे मान लीजिए फूड है, ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, तो एलिमेंट्री कैनाल में एक रिदमिक फॉर्म में कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन होगा जिससे कि फूड मटेरियल हमारा नीचे की साइड में जाएगा। तो ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस के नाम से जानते हैं। तो इस पेरिस्टाल्सिस, इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस के नाम से जानते हैं। तो इस वजह से जो है फूड मटेरियल जो है ईसोफेगस से नीचे जाता है। मतलब पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल में जो फूड मटेरियल का जो मूवमेंट होता है वो इस मस्कुलर मूवमेंट के थ्रू ही होता है। कौन सी मस्कुलर मूवमेंट, जो आपको एलिमेंट्री कैनाल के अंदर देखने को मिलेगी। देखो हमारे एलिमेंट्री कैनाल के चारों तरफ मसल्स का लाइनिंग है, तो मसल्स का लाइनिंग है तो क्या होता है, उसमें ऐसा कंटिन्यूअस एक्सपांशन और रिलैक्सेशन होता रहता है। उससे जो फूड मटेरियल होता है वो आगे की साइड में मूव करता है। ठीक है, तो ये मूवमेंट को क्या बोला हमने, पेरिस्टाल्सिस के नाम से जाना। अच्छा, इसीलिए तो क्या होता है स्टूडेंट कि ये जैसे स्पेस में हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो खाना खा पाते हैं। अब स्पेस में तो ग्रेविटेशन है ही नहीं, तो यदि ग्रेविटी की हेल्प से फूड मटेरियल नीचे की साइड में जाता, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जाता, तो फिर किसी की हमने टांग पकड़ के किसी को ऐसा उल्टा कर दिया, किसी पर्सन को हमने ऐसा उल्टा कर दिया, तो फिर उसका फूड जो है बाहर आ जाना चाहिए था। ऐसा नहीं होता है ना, ग्रेविटेशनल की इफेक्ट की वजह से जाता। मान लो ये फूड मटेरियल सपोज दैट ये ग्रेविटेशन ड्यू टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से नीचे जाता, तो फिर ऐसा उल्टा कर देता तो फूड बाहर आ जाता। ऐसा नहीं होता। फूड मटेरियल किसकी वजह से नीचे जा रहा है, एक स्पेशल टाइप की मस्कुलर मूवमेंट की वजह से जा रहा है। उस मस्कुलर मूवमेंट को हमने क्या बोला, पेरिस्टाल्सिस के नाम से जाना। ठीक है, तो यहाँ पर जो फूड मटेरियल का जो मूवमेंट होता है वो किसकी वजह से होता है, पेरिस्टाल्सिस की वजह से होता है। तो ये कंसेप्ट समझ में आया ना आपको, ये 2 पॉइंट तो क्लियर हो गए। अच्छा, इसके बाद हम कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं, किसके रिगार्डिंग, ईसोफेगस के रिगार्डिंग। देखिए स्टूडेंट्स, ईसोफेगस के अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एब्सेंट होती हैं। तो ये भी आप पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है, इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको याद रखिए कि डाइजेस्टिव ग्लैंड एब्सेंट इन ईसोफेगस। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एब्सेंट, एब्सेंट को मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देता हूं, इन ईसोफेगस। इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड एब्सेंट होती हैं। दूसरा, इसके अंदर म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। यू मस्ट रिमेंबर, म्यूकस सिक्रेटिंग goblet cells प्रेजेंट। तो ईसोफेगस के अंदर म्यूकस सिक्रेटिंग गोबलेट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। भाई म्यूकस क्या होता है, जैसे साइकिल हम चलाते हैं ना, तो उसमें साइकिल की चेन में हम ऑयल डाल के रखते हैं। क्यों,
फ्रिक्शन कम होना, साइकिल चलाने में हमको मेहनत कम लगे। ऐसा करते नहीं करते? अच्छा, हमारे इस ईसोफेगस को भी हम क्या करते हैं, बिल्कुल स्मूथ बना के रखते हैं। किसकी वजह से? म्यूकस क्या होता है, एकदम बिल्कुल एकदम स्मूथली लिक्विड सब्सटेंस होता है। तो ये पूरी की पूरी हमारी ईसोफेगस में प्रेजेंट है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो भी हम खाना खाते हैं वो खाना ईसोफेगस में कंटिन्यूस मूव करता हुआ स्टमक में पहुंच जाता है, कंटिन्यूस इसमें मूव करता हुआ स्टमक में पहुंच जाएगा। मान लीजिए इसमें म्यूकस है ही नहीं, तो आपने खाना खाया तो पता पड़ा कि खाना हमारा म्यूकस में, ईसोफेगस में कहीं फंस गया, नीचे नहीं जा रहा। बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा ना इस कंडीशन में। फिर पानी पी पी के धक्के लगा लगा के उसको नीचे स्टमक तक पहुंचाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होता ना। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे ईसोफेगस में क्या प्रेजेंट है, म्यूकस सेल्स प्रेजेंट हैं। एक स्पेशल टाइप की म्यूकस सेल होती हैं जिन्हें गोबलेट सेल के नाम से जानते हैं, वो यहां पर प्रेजेंट होती हैं। इट बिकम क्लियर? उसके बाद अब ईसोफेगस का आगे का जो 1/3 हिस्सा है, 1/3 portion of the esophagus, anterior portion of the esophagus. You must remember that 1/3 portion of the esophagus is made by voluntary muscles, जिन पे हमारा कंट्रोल है, उनसे मिलकर बना होता है। और इसके नीचे का 2/3 पोर्शन, 2/3 हिस्सा जो होता है, वो इनवॉलेंट्री मसल से मिलकर बना होता है। ठीक है ना? तो यू मस्ट रिमेंबर दैट 1/3 anterior portion of esophagus made by voluntary muscles and 2/3 portion, 2/3 posterior portion made by involuntary muscles. तो ईसोफेगस का ऊपर का 1/3 पोर्शन वॉलेंट्री मसल से मिलकर बना है और नीचे का 2/3 पोर्शन जो है इनवॉलेंट्री मसल से मिलकर बना है। ठीक है? अब उसके बाद आप देखेंगे यहां पर जैसे ईसोफेगस से फूड मटेरियल आया, तो गेट दिस पॉइंट। अब स्टूडेंट देखिए, ईसोफेगस से फूड मटेरियल हमारा कहां पहुंचा? स्टमक के अंदर पहुंच गया। स्टमक में जब फूड मटेरियल जाता है तो ईसोफेगस और स्टमक के बीच में एक स्पिंचर होता है। स्पिंचर मतलब कि एक मसल्स का बना हुआ एक गेट मान सकते हो, कि गेट में जब गेट ओपन होगा तो सब्सटेंस का एंट्री होगा और गेट बंद हो गया तो फूड मटेरियल का एंट्री होगा क्या? नहीं होगा ना। तो यहां पर एक स्पिंचर प्रेजेंट होता है और इस स्पिंचर को हम बोलते हैं, यहां जो स्पिंचर प्रेजेंट है, देखो ईसोफेगस स्टमक से मिल रहा है तो वहां पर एक स्पिंचर प्रेजेंट होता है। इसे हम हम बोलेंगे ईसोफेगो गैस्ट्रिक स्पिंचर के नाम से जानते हैं। तो इसे हम जो है ईसोफेगो गैस्ट्रिक स्पिंचर के नाम से जानते हैं। कहीं की बुक में नाम इसका उल्टा भी है, जैसे गैस्ट्रो ईसोफेगल स्पिंचर। कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, यदि हम ऐसे ही बोले तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं गैस्ट्रो
इसोफेगल स्फिंक्टर, ऐसा भी बोल सकते हैं इसको हम। ठीक है, तो यह मसल्स का बना हुआ स्ट्रक्चर है। तो जैसे फूड मटेरियल यहां पे आया तब ये गेट ओपन होगा, मतलब ये स्फिंक्टर ओपन होगा और फूड मटेरियल का एंट्री किसमें होगा, स्टमक के अंदर होगा। तो आज के इस लेक्चर में हमने फायरिंग्स को डिस्कस कर लिया और इसोफेगस को डिस्कस कर लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम स्टमक को डिस्कस करेंगे, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। आई होप डेट आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, और जो भी टीचिंग में करेक्शन चाहते हैं तो वो मुझे आप बताइए कमेंट में, उसके हिसाब से हम इसे इंप्रूव करेंगे। और व्हाट्सएप पे जो स्टडी मटेरियल है मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो उसको भी आप प्रॉपरली रीड कीजिए अलोंग विद द एनसीईआरटी। थैंक यू स्टूडेंट्स।